हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की कैसे चल रही है यूपीएसआई की तैयारी। कुछ पॉइंट्स हैं जो बताना चाहता हूँ कि हम लोग यूपीएसआई की तैयारी कैसे करें। जीके के लिए वही चारों सब्जेक्ट, जीके, रीजनिंग, हिंदी और मैथ। जीके के लिए हम लोग जो नोट्स बनाते हैं, तो मेरे मतलब कई नोट्स मैंने बना लिए हैं। एक दूसरे को नोट्स शेयर करना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। हम लोगों को चाहिए हम लोग खुद नोट्स बनाएं। जैसे कि अभी जो है हिस्ट्री का मैं देख रहा था, इसमें हम लोग कोई भी अगर हम लोग चैप्टर देख लें, इसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म। अब इसमें मैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म में मैं नहीं लिखूंगा कि जो है अंतिम तीर्थंकर कौन था। महावीर स्वामी थे, मुझे याद है, मुझे लगता है कि मैं नहीं भूलूंगा, 2-4-10 साल नहीं भूलूंगा, तो इसको मैं अपनी नोट्स में नहीं लिखता हूँ। मैं नोट्स में 3 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो जो जो हमें बिल्कुल याद है, हम बिल्कुल भूल नहीं रहे हैं उसको। दूसरे नंबर वो जो हमें याद है, बार बार हम भूल जा रहे हैं, तो उसी को मैं लिखता हूँ। फिर तीसरी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है। मुझे लगता है ना मुझे इसको याद करना चाहिए, ना मैं इसको लिखता हूँ। पहली चीज़ें जो मुझे पूरी याद हैं उसको मैं नहीं लिखता हूँ। तीसरी चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को याद नहीं करना चाहिए, शायद जो है हाई लेवल का क्वेश्चन है, उसको नहीं लिखता हूँ, मतलब सेकंड नंबर वाला लिखता हूँ। तो अपने हिसाब से हम लोग को नोट्स बना लेना चाहिए। जीके में हिस्ट्री का होगा, पॉलिटी का ये है कि पॉलिटी हम लोग को बहुत ज़्यादा इसमें पढ़े हैं यूपीएसआई के लिए। ये मतलब सारे के सारे क्वेश्चन जो हाई लेवल के भी हैं उनको भी देखना है। तो ऐसे हम लोग को नोट्स एक बार बना के रख लेनी चाहिए, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए थोड़ा अच्छा बना गया है। क्योंकि नोट्स बनाने में भी क्या हमें इसमें से लिखना है काट के, मतलब जैसे इसमें 100 क्वेश्चन हैं, 100 लाइनें लिखी हुई हैं, तो 100 में से हमको 25 उठानी है, तो कौन सी वो उठानी है, ये बहुत काफ़ी मतलब मेहनत का काम है। हमको उसमें 100 में से 25 याद होंगी और 50 हमको नहीं पढ़नी है, और जो 25 हमको और याद करनी है वो उसमें से छांटना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैं उसको मतलब एक एक करके उसको एक बार लिख लेते हैं, फिर बाद में कभी जब भी इच्छा हुई, जब वैकेंसी सामने आई, तब पढ़ना होगा तब पढ़ेंगे। बाकी रीजनिंग का ही है कि रीजनिंग एक बार आप लोगों ने अगर आज तक कोई पेपर दिया होगा तो रीजनिंग ज़रूर पढ़ा होगा। उसके बाद रीजनिंग का है कि आप दिल्ली कांस्टेबल का अगर पेपर है लाइव, उसको आप दे लीजिए। आरपीएफ का है उसको दे दीजिए। मतलब जो भी एग्ज़ाम्स का लाइव पेपर आ रहा है आप देते जाइए। एनटीपीसी का दे दीजिए। बस आपकी रीजनिंग उसी में मतलब आप मॉक लगाते रहेंगे बस, उसमें और कुछ ना तो नोट्स बनाना है ना कुछ पढ़ना है। ऐसे हो जाएगी रीजनिंग। हिंदी तो स्पेशली यही है कि यूपीएसआई के लिए स्पेशली, या यूपी की कोई वैकेंसी हो, जो यूपी कांस्टेबल्स के अभी बच्चे पेपर दिए हैं उन्होंने हिंदी पढ़ा होगा, तो सेम वैसे ही हिंदी है। और हिंदी में बहुत सारी रचनाएं हैं जो हम लोगों को याद करनी है। किस पे व्यास सम्मान मिला है, किस पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अलंकार उसमें था कि उसमें हो सकता है कम 5-6 अलंकार पूछते हों, इसमें कई सारे अलंकार। और इस मतलब थोड़ा सा हम लोग को डीप में पढ़ना है। हिंदी के सम्मेलन कितने हुए हैं, 12 कब हुए हैं, किस शहर में हुए हैं, तो थोड़ा सा डीप में इसमें पढ़ना है। यूपीएसआई का लेवल है तो हिंदी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। मैथ के लिए काफ़ी समस्या है लोगों के लिए। तो मैथ है, आप कम से कम एक बार प्लेलिस्ट उसको पूरा ख़त्म कीजिए। जैसे आप अगर आपको नहीं पता है गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी होती क्या है, तो एक बार कम से कम आप किसी टीचर से उसको पूरा पढ़ लीजिए। उसके कुछ जो फार्मूले होते हैं उनको एक बार लिख लीजिए। एक एक करके टॉपिक वाइज आप उसको जो है मैथ के सारे टॉपिक को आप क्लियर कीजिए। चाहे तो जैसे कोई एक टॉपिक परसेंटेज आपको नहीं आ रहा, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। जो भी टीचर आपको दिख रहे हैं उनके अगर आपको समझ में आ रहा है उनसे पढ़ लीजिए, नहीं दूसरे से पढ़ लीजिए। मतलब एक बार पूरी प्लेलिस्ट ख़त्म कीजिए और मॉक लगाइए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक लगाएंगे, मतलब उसका एक अगर आप 1 घंटे उसमें पढ़ रहे हैं तो कम से कम आपको 10 घंटे प्रैक्टिस करनी है उस चीज़ की। 10 मिनट आप पढ़े हैं तो आपको 1 घंटे प्रैक्टिस देना है, खुद से लगा के देखना है। वैसा क्वेश्चन या बुक बहुत सारी होंगी आप लोगों के पास, PYQ या जो भी उसमें प्रैक्टिस पेपर है मैथ का, वो लगा के देखना है। मॉक की एक काफ़ी समस्या है कि जैसे यूपीएसआई 2021 के जो पेपर हैं वो 54 शिफ्टों में पेपर हुए हैं, और 2017 के भी कुछ जो भी शिफ्ट रही हूँ मुझे याद नहीं आ रहा है। तो 54 शिफ्ट में जब हम लोग 1 शिफ्ट, 2 शिफ्ट, 3 शिफ्ट लगा लेते हैं, तब हमारा जैसे आया 280 आया, फिर 282 आया, फिर 285 आया। उसके बाद जब हम लोग 2021 के ही 3 पेपर लगा लेंगे, पहला मॉक, दूसरा मॉक, तीसरा मॉक, क्योंकि 54 शिफ्ट आए हैं तो ऐसा तो है नहीं कि एक में हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पूछी गई है, एक में हिस्ट्री बिल्कुल पूछी ही नहीं गई है। मतलब एक वो लोग कोशिश करेंगे कि लेवल हम लोग सेम रखें, या जियोग्राफी से अगर क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, जैसे कि हिंदी सम्मेलन, सारे 54 शिफ्ट में हिंदी सम्मेलन के बारे में पूछा गया है। तो जब हम लोग 1, 2 या 3 या 4 टेस्ट किसी भी प्रीवियस पेपर का लगा लेते हैं,
तो स्कोर तो हमारा अपने आप इम्प्रूव हो जाता है उसमें, तो रियल स्कोर नहीं होता। अगर हम यूपीएसआई 2021 के 54 शिफ्ट में से 50 शिफ्ट लगा ले और फिर जो 4 शिफ्ट बचेंगे उसमें हमारे अगर 350 आ रहे हैं तो हमारा रियल स्कोर नहीं है, क्योंकि ये जो 50 शिफ्ट हम लोगों ने लगाई हैं लगभग उसी का मिरेकल या वैसे सेम टू सेम क्वेश्चन या वैसा जो है उसी टॉपिक से रिलेटेड ही पूछा जाता है, तो इसको रियल स्कोर नहीं कहा जा सकता। जब आप 2021 का पहला या दूसरा टेस्ट लगाएंगे तब वो आपका मतलब रियल रहेगा कि आपकी तैयारी इस समय कहाँ पे है। सेम टू सेम 2017 वाला पेपर भी जब आप पहला लगाएंगे तो उसमें लगेगा कि हाँ पेपर का लेवल कैसा था। उसके बाद ये होता है कि जब हम लोग इसमें एक और समस्या है 2021 का, जैसे हमने कोई एक पेपर लगाया, जैसे 21 नवंबर का हमने लगा लिया, उसको हमने अभी जनवरी में लगाया और उसका हम लोग एनालिसिस नहीं करते हैं सही से। अगर जनवरी में हमने कोई मॉक लगाया है और फिर हम लोग अप्रैल मई में उसको दोबारा लगाएं तो उससे हम लोग के कम से कम 20-30 नंबर या 10 क्वेश्चन ज़्यादा ही बढ़ने चाहिए, क्योंकि हम लोग जब कोई पेपर लगाएं तो उसका अच्छे से एनालिसिस करके देखें कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, फिर अच्छा इसमें ऐसे होना चाहिए, फिर उसको अच्छे से याद कर लें कि हाँ ये ऐसे ऐसे होगा। क्योंकि अब कोई फ़ायदा नहीं कि अगर जनवरी में हम कोई टेस्ट लगाएं उसमें हमारे 300 आएँ, फिर फरवरी में लगाएं उसमें भी हमारे 300 आएँ या 305 आ जाएँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जनवरी में अगर 300 आए हैं तो उसका जब मतलब टेस्ट जब कंप्लीट हो जाता है तो उसका एनालिसिस हम इतने अच्छे से देखें कि अगली बार मतलब अगर वही टेस्ट दोबारा लगाएं, रीअटेम्प्ट करें तो उसमें हमारा कम से कम 320-30 ऐसा होना चाहिए। मतलब उसको हम याद कर लें, जो क्वेश्चन हमसे गलत हुए हैं चाहे हिंदी के या मैथ के या रीजनिंग के, तो उसको हम अच्छे से देख के अपनी कमियों को सुधारें तभी अगला टेस्ट लगाएं। उसके बाद हम लोगों को चाहिए कि यूपीएसआई के लिए हम लोग न्यू प्लेटफॉर्म्स देखें। एग्जामपुर पे लगा लिया, RWA पे लगा लिया, ओलाई बोर्ड पे लगा लिया, जहाँ भी मिल रहा है क्वेश्चन, क्योंकि ये सब लोग सारे टीचर अलग अलग कोशिश करते होंगे कि बनाने के लिए। तो जब हम किसी प्लेटफॉर्म पे सबसे पहला टेस्ट देते हैं तो मतलब वो थोड़ा सा रियल लगता है कि हाँ पता नहीं कैसा पैटर्न आ जाए। यूपी पुलिस का ही आप देख लीजिए, यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ था 2024 में ही हुआ था। तो जब जनवरी फरवरी वाला हुआ था तो उन्होंने मानसिक अभिरुचि बहुत पूछी थी कि अगर एक चोर पुलिस का पीछा, एक जो है पुलिस चोर का पीछा कर रही है फिर आगे क्या करना चाहिए, या कोई आदमी रास्ते में घायल पड़ा हुआ है फिर हमें क्या करना चाहिए। मतलब ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे थे। और वही कांस्टेबल का पेपर जब इन्होंने दोबारा जब री एग्ज़ाम दिया तो वैसे क्वेश्चन एकदम इन्होंने शून्य कर दिए, मतलब एकदम 0 पे 0 कर दिए। तो यूपीएसआई के PYQ प्रीवियस ईयर पेपर जो है 2017 और 2021 का बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, सिलेबस सेम है, बहुत ज़्यादा सेम टू सेम नहीं है। 2017 की मैथ अच्छी पूछी गई थी, 2021 में मैथ पूछी गई थी, लेकिन सिर्फ इन्होंने कैलकुलेटिव कर दिया था। तो PYQ पे हमें इतना भरोसा नहीं करना है। 2021 का PYQ देखने से अच्छा है कि हम लोग के आमने सामने जो पेपर हो रहे हैं 2025 या 24 में और सारे एग्ज़ाम्स के, उसमें जैसी मैथ आ रही है, उसमें जैसे रीजनिंग आ रही है, उसमें जैसी GK आ रही है, वो थोड़ा ज़्यादा रिलेवेंट है हम लोगों से, ना कि 2021 या 2017 का पेपर। तो जो हम लोग के अगल बगल पेपर हो रहे हैं, RPF का हो रहा है, किसी भी चीज़ का हो रहा है, तो इसीलिए मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि जो भी अगल बगल पेपर हो रहे हैं तो मैं उसको लगाऊँ। क्योंकि 2010 साल पहले 5 साल पहले जो पेपर हुआ है वो लोग उस मैथ को नहीं फॉलो करेंगे जो अब नए क्वेश्चन बन रहे हैं। मतलब नए क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, लेकिन जो अब आ रहे हैं, जो अब पैटर्न आ रहा है उसी हिसाब से, मतलब ये कहना कि ये वाली मैथ केवल RPF के लिए है, ये वाली मैथ केवल NTPC के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ तो मैथ है। तो हम लोग अपने सिलेबस को देखें कि हाँ सिलेबस में क्या पूछा गया था। हालांकि ये लोग सिलेबस से बाहर भी पूछ लेते हैं। तो हमें तैयारी करनी है सिर्फ मैथ की और सिर्फ रीजनिंग की, ना कि UPSI मैथ, ना कि UPSI रीजनिंग हम लोग को देखना है। उसके बाद हिंदी आ जाती है, हिंदी तो अलग से है ही। और इनके GK के लिए पॉलिटी हम लोग को अच्छे से पढ़नी है। तो पॉलिटी कोई भी बुक हो आपके पास GK की, चाहे लूसेंट हो या कोई भी बुक हो, उसमें अगर पॉलिटी दी गई है तो उसको पूरा पढ़ना है। और इन सारी चीज़ों में क्या करते हैं हम लोग, लूसेंट में हिस्ट्री देखा तो उसकी अगर 100 लाइन लिखी हुई है तो उसमें हम लोग 20-25 लाइन याद करने का या हाईलाइट करने का प्रयास करते हैं। तो जब वहाँ 20-25 लाइन हाईलाइट करने का प्रयास करते हैं तो पॉलिटी में से 50 में से हम लोग 80 हाईलाइट करेंगे। बस अपने आप मतलब जब पॉलिटी ज़्यादा पूछी जाती है तो ज़्यादा उसमें ज़्यादा कवर करने का प्रयास करेंगे, बस हो जाएगा। और ठीक है, थैंक यू। बाद में और जो भी चीज़ें होंगी मैं जो भी मुझसे हो सकेगा मैं शेयर करूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।